हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। गिवन आपको सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन 5.85% NaCl and 9.5% of MgCl2 by weight of solution. Calculate its normal boiling point assuming 80% ionization of NaCl and 50% ionization of MgCl2. Kb आपको गिवन है 0.5 केल्विन kg पर मोल। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए हम देखते हैं। गिवन आपको सॉल्यूशन के अंदर NaCl प्रेजेंट है एंड MgCl2 प्रेजेंट है। तो NaCl 5.85% वेट बाय वेट प्रेजेंट है और MgCl2 9.5% वेट बाय वेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे दोनों एक ही सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। उस सॉल्यूशन का मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। राइट, तो दोनों ही 100 ग्राम के अंदर ये प्रेजेंट है। तो अगर ये सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो NaCl इसके अंदर कितना होगा? 5.85 ग्राम होगा और MgCl2 कितना होगा इस सॉल्यूशन के अंदर? 9.5 ग्राम होगा। ठीक है, इतना होपफुली आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपको बोला है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले हम क्या करें? पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या होगा यहाँ पर? I इंटू केबी इंटू एम। आपको बोला गया है अल्फा ऑफ NaCl 80% एंड अल्फा ऑफ MgCl2 50% आपको गिवन है। तो पहले ये कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर इनके निकाल लें। अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूट गिवन है, दोनों के अल्फा डिफरेंट है, तो दोनों के वांट ऑफ फैक्टर भी पॉसिबली डिफरेंट होंगे। तो हम इसको यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करें? डेल्टा टीबी क्या होगा? बिकॉज हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी सॉल्यूट डाले हैं उन सबसे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होने वाले वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आपको क्या बताता है कि पर मोल कितने आयंस बन रहे हैं। तो जितने मोल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलिनिटी को आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? Kb इंटू I1N1 प्लस I2N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूट से जितने टोटल मोल्स बनेंगे आयंस के वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे NaCl कितना है? 5.85 ग्राम है। तो मोल्स ऑफ NaCl की हम बात करें कितना होगा? 5.85 अपॉन मोलर मास NaCl का कितना होता है? 58.5। तो कितना मोल्स होगा ये? 0.1 मोल। अगर हम यहाँ पे मोल्स ऑफ MgCl2 की बात करें कितना होगा? 9.5 अपॉन 95 इसका मोलर मास होता है, 0.1 मोल यहाँ पर इसका होगा। अगर हम वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl की बात करें, NaCl का वांट ऑफ फैक्टर 1 प्लस n-1 अल्फा के अकॉर्डिंग n क्या होगा? NaCl जब डिसोशिएट होगा कितना आयंस प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पे 2 प्रोड्यूस होंगे। तो कितना? 1 प्लस 2-1 अल्फा ऑफ NaCl कितना है? 80% मींस 0.8। तो ये कितना मिल जाएगा? 1.8 के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। अगर हम वांट ऑफ फैक्टर ऑफ MgCl2 की बात करें क्या होगा? 1 प्लस n कितना होगा? कितना आयंस प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे? 3-1 अल्फा कितना यहाँ पे? 0.5 आपको बोला है यानी हाफ। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 पता है, N1 पता है, I2 पता है, N2 पता है। अब यहाँ पे आपको जब आप डेल्टा टीबी निकालते हैं तो वहां पे मोलिनिटी पुट किया जाता है और मोलिनिटी में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना होता है। यहाँ पे जो गिवन है परसेंटेज वेट बाय वेट में जो ये अमाउंट होता है वो किसका होता है? सॉल्यूशन का। आपको किसका मास पुट करना है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा यहाँ पर? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है यहाँ पे? 5.85 प्लस 9.5। तो कितना होगा? 100 माइनस कितना? 5 13 15.35। तो ये मिल जाए आपको 84.65 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास आपको इतना ग्राम होगा। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास पुट करना है 100 ग्राम। अगर पुट कर देंगे तो उससे आपको कैलकुलेशन गलत मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा टीबी ऑफ सॉल्यूशन निकालें। डेल्टा टीबी कितना होगा? केबी कितना? लगभग हमने यहाँ पे 0.51 है, हम अप्रोक्स 0.5 ले लेंगे, हाफ ले लेंगे। केबी हाफ इंटू I1 कितना 1.8 इंटू 0.1 प्लस
2 इंटू 0.1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 84.65 इंटू 1000, बिकॉज ग्राम में था तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कितना है 0.18.2 0.38 अपॉन 84.65 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा ये 0.19 इंटू 1000 अपॉन 84.65, तो कितना 190 अपॉन 84.65, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 2.29 डिग्री सेल्सियस के लगभग मिलेगा। तो डेल्टा टीबी आपको कितना मिला 2.29। तो अगर यहाँ पे टीबी निकालना चाहे तो टीबी कितना होगा टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना है बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस 2.29, तो लगभग हो जाएगा 102 प्लस 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको 1 liter aqueous solution of urea having density 1.06 gram per ml is found to have delta Tb 0.5 degree Celsius. If temperature of this solution increase to 101.5 degree Celsius, then calculate amount of water which must have gone in vapor state up to this point. Kb आपको गिवन है 0.5 केल्विन kg per mole। इस देखिए कितना अमाउंट ऑफ वेपर फेज में गया होगा ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि इनिशियली कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फॉर्म में है और फाइनली जब आपने टेम्परेचर को 101.5 डिग्री कर दिया तो वहां पे कितना अमाउंट लिक्विड वाटर का लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप ये बता पाएंगे तो ही आप अगर आप ये पता लगा पाएंगे तो ही बता पाएंगे कि कितना अमाउंट वाटर का वेपर फेज में चला गया है। तो आपको बोला गया है कि Kb कितना है 0.5, डेल्टा टीबी बोला गया है कितना है 0.5 और यहाँ पर क्या बोला है वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1 लीटर एंड डेंसिटी कितना है सॉल्यूशन का 1.06 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अभी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना है 1.06, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो कितना हो जाएगा 1060 ग्राम। तो इनिशियली ये सॉल्यूशन का मास था, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी होगा यानी सॉल्यूट और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी होगा मीन सॉल्वेंट होगा। अब कितना अमाउंट ऑफ इनिशियल सॉल्वेंट है वो आपको पता करना है, तो उसके लिए आपको Kb दे रखा है। तो Kb कितना है सॉरी डेल्टा Tb कितना होगा I इंटू Kb इंटू मोलेलिटी। तो मोलेलिटी क्या होगा यहाँ पर डेल्टा Tb कितना 0.5 अपॉन 0.5, I का वैल्यू यूरिया के लिए क्या होगा 1, ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट होता है, इसलिए I का वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो मोलेलिटी कितना मिला 1 मोलल। तो 1 मोलल का मींस क्या होगा 1 मोल यूरिया इन 1 kg solvent। 1 kg means 1000 ग्राम solvent, 1 मोल यूरिया means 60 ग्राम। तो 60 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम solvent में प्रेजेंट है, तो टोटल मास क्या हुआ यहाँ पे 1060 ग्राम। इसका मींस यूरिया कितना ग्राम था इनिशियली 60 ग्राम एंड वाटर इनिशियली कितना था 1000 ग्राम, ठीक है। अब हमें ये पता लगा कि इनिशियली जब यहाँ पर डेल्टा Tb 0.5 था तो वहां पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट था 1000 ग्राम प्रेजेंट था। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया 105 कर दिया है, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। अब टेम्परेचर कितना हो गया 101.5 यानी डेल्टा Tb अब कितना हो जाएगा 1.5। तो इनिशियली डेल्टा Tb जब यहाँ पर 0.5 था तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना था यहाँ पर इनिशियली 1000 ग्राम। अब जब यहाँ पे डेल्टा Tb 1.5 हो गया है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे वो आपको पता करना है। तो हम क्या बोलते हैं डेल्टा Tb क्या होता है I इंटू Kb इंटू मोलेलिटी क्या होगा मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टेम्परेचर के वेरी होने से यहाँ पे I वेरी होने वाला नहीं है, Kb का वेरिएशन होने वाला नहीं है, मोल्स ऑफ यूरिया वेरी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यूरिया तो क्या है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे जो डेल्टा Tb है वो किस पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा डेल्टा Tb उतना ही कम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जितना कम होगा डेल्टा Tb उतना ही ज्यादा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं डेल्टा Tb1 अपॉन डेल्टा Tb2 इक्वल टू
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फाइनली रिमेनिंग अपॉन इनिशियल अमाउंट। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो कौन सा होता है, जो कंसंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा वही अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर होगा। तो इनिशियली डेल्टा टीवी कितना था 0.5, फाइनली डेल्टा टीवी कितना हो गया 1.5 इक्वल टू फाइनल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अगर इनिशियली 1000 ग्राम था तो W2 कितना मिल जाएगा 1000/3। तो ये कौन सा अमाउंट होगा, सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म। तो इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वेपर फेज में कितना से चला गया होगा, H2O इन वेपर फेज इनिशियली कितना था 1000 ग्राम था लिक्विड फॉर्म में, रिमेनिंग कितना है 1000/3। तो यहाँ पर कितना वाटर वेपर फेज में चला गया होगा 2000/3 मींस 666.66 ग्राम। तो इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेपर फेज में चला गया होगा। नेक्स्ट गिवन है आपको 1000 ग्राम ऑफ वाटर है 0.1 मोल यूरिया एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -0.2 डिग्री सेल्सियस एंड नाउ इफ इट इज फ्रीजेस अप टू -2 डिग्री सेल्सियस देन हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस विल फॉर्म। अब ये भी यहाँ पे एक तरीके से कॉपी क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उसके सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर इनिशियली 1000 ग्राम ऑफ वाटर था, 0.1 मोल यूरिया था और फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 डिग्री था। अब अगर फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री हो गया तो कितना अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा। तो इनिशियली यहाँ पर अगेन ऐसे ही हमें करना है, 0.1 मोल यूरिया था तो टेम्परेचर को वेरी करने से यूरिया का फ्रीजिंग होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आता है तो सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, केवल सॉल्वेंट का ही फ्रीजिंग होना है। सॉलिड के फ्रीजिंग की हमने यहाँ पर कहीं पर बात नहीं की है, सॉलिड के वेपोराइजेशन की कहीं पर बात नहीं की है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो इनिशियली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना था 1000 ग्राम था और फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियली कितना था -0.2 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा TF1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2 डिग्री सेल्सियस। फाइनली यहाँ पे बोला है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। तो फाइनली डेल्टा TF2 कितना देखा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा TF क्या होगा यहाँ पर I into KF into M moles upon mass of solvent। तो ये कौन सा अमाउंट होगा, सॉल्वेंट का वो अमाउंट जो लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर TF के चेंज होने से या डेल्टा टेम्परेचर के चेंज होने से I KF और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी होने वाले नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट का तो यहाँ पे कोई फ्रीजिंग होने वाला ही नहीं है, सॉल्वेंट का ही फ्रीजिंग होगा। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जब 0.2 डिग्री सेल्सियस था तो वहां पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में था 1000 ग्राम। और जब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा वो आपको पता करना है। तो यहाँ से आप ले लीजिए कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा यहाँ पर 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर आइस में कन्वर्ट हो गया होगा, अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्टेड इन आइस कितना कन्वर्ट हुआ होगा। इनिशियली 1000 ग्राम वाटर था, 100 ग्राम यहाँ पे बचा हुआ है तो 900 ग्राम यहाँ पर आइस में कन्वर्ट हो गया होगा। नेक्स्ट गिवन है आपको depression of freezing point of 0.01 molar aqueous acetic acid solution is 0.02046 degree Celsius. If 1 molar urea solution freezes at -1.86 degree Celsius, assuming molality equal to molarity, then calculate pH of acetic acid solution। तो आपको यहाँ पे acetic acid solution का pH बताना है। तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता है, अगर आपको पीएच बताना है तो आपको H+ का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। ये चीज आप यहाँ पे अच्छे से आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं कि जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट होगा तो H+ एंड एसिटेट आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो एसिटेट आयन इनिशियली C तो H+ का कंसंट्रेशन आपको पता होगा तो ही आप पीएच बता पाएंगे। और अगर H+ का कंसंट्रेशन पता करना है तो आपको अल्फा का पता होना जरूरी है।
तो यहाँ पे कहीं पर आपने पूरे चैप्टर में कहीं अल्फा देखा है? यस, अगर आपको वॉन्टा फैक्टर पता है तो आप इस एसिटिक एसिड का अल्फा पता कर सकते हैं। तो हमें इस एसिटिक एसिड का वॉन्टा फैक्टर पता करना होगा। तो उसके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आपको बोला है मोलिडिटी को मोलिडिटी के बराबर समझना है। तो ये चीज आपके पास है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू आपके पास है, बट केएफ आपके पास नहीं है। केएफ कैलकुलेट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूरिया सॉल्यूशन 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -1.86 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे प्योर यूरिया सॉल्यूशन आपको गिवन है। फॉर यूरिया सॉल्यूशन आपको डेल्टा टीएफ गिवन है कितना, फ्रीजिंग पॉइंट जो लिखा है -1.86, तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा 1.86, और मोलिडिटी कितना गिवन है 1 मोलर। तो यहां से डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलिडिटी के अकॉर्डिंग केएफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन आई इंटू एम। तो आई कितना होगा यहाँ पर, यूरिया के लिए 1 होगा, एम क्या होगा मोलिडिटी आपको गिवन है, तो 1.86 अपॉन 1, तो केएफ कितना हो जाएगा 1.86। तो आपको सॉल्यूशन का वाटर का केएफ मिल गया। केएफ यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे मोलिडिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की पता है, डेल्टा टीएफ पता है, तो आई आपको मिल जाएगा। तो फॉर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हम बात करें, फॉर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन आई विल बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ इनटू मोलिडिटी। तो डेल्टा टीएफ आपको कितना मिला यहाँ पर, एसिटिक एसिड का गिवन है 0.02046 अपॉन केएफ 1.86 एंड मोलिडिटी 0.01। तो कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू आपको मिलेगा नियर बाय 1.1। आई का वैल्यू मिला तो बिल्कुल अल्फा यहां से निकालना पॉसिबल होगा। अब एसिटिक एसिड के लिए वॉन्टा फैक्टर क्या होगा, 1 + n-1 अल्फा। n क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन। तो कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, तो आई का वैल्यू क्या होगा 2। 1.1 इक्वल टू 1 + 2-1 अल्फा। सो अल्फा कितना हो जाएगा 0.1। तो अल्फा आपको मिला, H+ कितना होगा C अल्फा, C कितना है 0.01। आपको बोला है मोलिडिटी को मोलिडिटी के बराबर ही लेना है, 0.01 × 0.1 तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मोलर। तो H+ आपको मिला, pH कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ मींस pH कितना होगा 3, राइट। चलिए अंतिम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हम ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम छोटी सी बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हालांकि आपने गैसी स्टेट में पढ़ा हुआ है, जब हमने आइडियल गैस पढ़ा था वहां पे डिफ्यूजन की बात की थी। तो डिफ्यूजन में हमने क्या देखा था कि गैस अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ बात मूव करती है, या फिर अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है डिफ्यूजन का कि कहीं फूड बनाया जा रहा है, उसका स्मेल आप तक आ जाता है, वो किसके थ्रू आता है डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि जहां पे फूड बन रहा है उसके स्मेल या उसका जो स्मेल होता है वहां पे उसके पार्टिकल की हायर कंसंट्रेशन होती है, और जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पे लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो पार्टिकल अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें तो उसे आप क्या बोल रहे हैं डिफ्यूजन बोल रहे हैं। ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि जब आप किशमिश को वाटर में पुट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वहां पे ऑस्मोसिस की वजह से जो किशमिश होता है वो स्वेल कर जाता है। तो जो वहां पे स्वेलिंग हो रहा है और किशमिश का, वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो उस किशमिश के अंदर हो रहा है, इस वजह से वो स्वेल कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट यहाँ पे जब हम ऑस्मोसिस की बात करें तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखिएगा कि हम केवल सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट की बात करते हैं। डिफ्यूजन में यहाँ पे हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर गैस का मूवमेंट होता है, सभी गैस का मूवमेंट हो सकता है हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, बट जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ही फ्लो होता है, और वो भी कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, राइट। तो पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिए कि ऑस्मोसिस एक्चुअली है क्या। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, जैसे हम डिफ्यूजन की बात करते हैं वैसे ही हम ऑस्मोसिस में यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल की बात करेंगे, बट ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे केवल हम सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट की बात करते हैं, और वो भी
एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जो जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ करती है। तो पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम solvent side to solution side or from lower concentrated solution to higher concentrated solution side through the semi permeable membrane। तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है, वो भी किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले रखी है, एक तरफ सॉल्वेंट ले रखा है और एक तरफ सॉल्यूशन ले रखा है। तो यहां पर सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड की तरफ ही होगा केवल। नेट फ्लो की हम बात करें, नेट फ्लो यहाँ पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड होगा। तो अगर हम इन दोनों में यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना होगा? 100% होगा, सारा का सारा सॉल्वेंट होगा। बट यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा? इस सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मोर कंसंट्रेटेड होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। जैसे हमने किशमिश को वाटर में डाला तो बाहर से वाटर अंदर की तरफ जा रहा है। अब जो आउटर लेयर है किशमिश का, जो जिसको हम प्लांट सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वही क्या होगा? यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। वो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को ही अलाउ करता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा ले लीजिए कि हमने दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर रखा है। एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सपोज 0.1 मोलर है और एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सपोज 0.5 मोलर है। तो यहाँ पे दोनों में से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन है? 0.5 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? दोनों में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहां पर हाई होगा? जहां पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, राइट। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का नेट फ्लो कहां से होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। जहां पे कंसंट्रेशन कम है वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। या कहां से मूव करेगा? अपनी खुद की हायर कंसंट्रेशन से अपनी खुद की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये देखिए डिफरेंस समझिएगा। इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट ज्यादा होना, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके बारे में आपको केवल यही बात याद रखनी है कि ये केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट अलाउ करती है, इसके अक्रॉस सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। दो तरह की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे प्लांट और सेल मेम्ब्रेन, आपको केवल ये पॉइंट याद रखने हैं, इससे कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे नहीं। दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है एनिमल या प्लांट सेल मेम्ब्रेन, और आर्टिफिशियल कौन सा होता है? जो हम बना सकते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, केमिकली हम बना सकते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड का मेम्ब्रेन, या फिर सिलिकेट ऑफ निकल आयरन कोबाल्ट, ये भी एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑस्मोसिस के प्रेशर की बात करें तो अगर डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी तो आप एक छोटा सा हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि हमने यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, दोनों को सेपरेट कर रखा है। एक सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ ए एंड सॉल्यूशन ऑफ बी। तो दो सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे सेपरेट कर रखा है। जब ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर आता है। तो आपको बताना है कि कौन से कंपार्टमेंट में, फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट, दोनों में से किस कंपार्टमेंट में यहाँ पे ब्लू कलर डेवलप होगा। थोड़ा सा सोचिए और बताइए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ए और बी जब रिएक्ट होंगे तो ब्लू कलर आएगा, बट यहाँ पे जो हमने यहाँ दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट कर रखा है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है। और यहाँ पे एक सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। ये ध्यान रखिए, हमें आपको बताया कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ करती है। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट होगा, राइट। केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा, सॉलिड पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। यानी ए तो इस तरफ ही रहेगा, बी भी इस तरफ रहेगा। जो मूव करेगा अक्रॉस वो कौन मूव कर सकता है? केवल सॉल्वेंट या वाटर मूव कर सकता है। तो ए और बी आपस में तो मिलने वाले नहीं है। तो अगर ए और बी आपस में नहीं मिलेंगे तो दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी और कोई कलर डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली है क्या? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हुआ डेफिनेशन। अब एक्चुअली जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है। तो हमने बात किया यहाँ पे एक तरफ सॉल्वेंट है और एक तरफ सॉल्यूशन है। इधर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है। तो हमने क्या बोला कि सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जिस तरीके से हम डिफ्यूजन की बात करते हैं हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, लगभग वैसा ही आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो रहा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है। तो सॉल्यूशन साइड से भी सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्वेंट साइड से भी यहाँ पर सॉल्वेंट मूव कर रहा है। बट यहाँ पे जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर से नेट मूवमेंट उस तरफ होता है जिधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। तो अगर हम नेट मूवमेंट की बात करें तो नेट मूवमेंट क्या होता है? यहाँ पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड होता है। अब देखिए इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करता है? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर अप्लाई करता है। इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या करता है? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। उसकी वजह से सॉल्वेंट का फ्लो, यहाँ पे नेट फ्लो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो इसके इस मेम्ब्रेन के ऊपर सॉल्वेंट पार्टिकल एक प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे जिससे सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर आप इस मूवमेंट को रोकना चाहें, अगर नेट फ्लो को रोकना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं उधर से एक ऑपोजिट फोर्स आपको लगाना पड़ेगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड नेट फ्लो कर रहे हैं, तो आपको इस डायरेक्शन में एक ऑपोजिट प्रेशर लगाना पड़ेगा जो इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोक दे। उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको किस तरफ लगाना पड़ेगा? जिस तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल नेट मूव कर रहे हैं उस तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो नेट मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड है। तो हम क्या करें? जितने प्रेशर से सॉल्वेंट के पार्टिकल इस साइड मूव कर रहे हैं, अगर उतना प्रेशर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो उस प्रेशर को हम क्या बोल देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप द फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये तो हमने बात की यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन साइड जो सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दे, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हमने बात की सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हमारे पास है, एक C1 कंसंट्रेशन है और C2 कंसंट्रेशन है। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा होगा? सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा होगा इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, सॉल्वेंट का फ्लो बोथ साइड होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, बोथ साइड फ्लो होता है, बट नेट फ्लो की डायरेक्शन एक ही होती है। जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का वो बोथ साइड होता है, बट नेट फ्लो की डायरेक्शन केवल एक ही रहेगी। जहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर होगा उस साइड से, जहां पे लोअर कंसंट्रेशन है नेट डायरेक्शन तो एक ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन C1 है, एक का कंसंट्रेशन C2 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है, यानी सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोकना है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा होगा और इधर सॉल्वेंट का मूवमेंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो मैं क्या करूं? यहाँ पे कुछ प्रेशर इधर अप्लाई करूं, उससे ये वाला फ्लो रुक जाएगा, और इधर कुछ प्रेशर इधर अप्लाई करूं, उधर से ये वाला फ्लो रुक जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन साइड यहाँ पे क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्यूशन साइड होने से रुक जाए, यहाँ पे नेट फ्लो रुक जाए। तो नेट फ्लो को रोकने के लिए हमने जो प्रेशर लगाया उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इतना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर दें कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। कि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इतना अप्लाई किया जाए तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का नेट मूवमेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड होने लग जाए, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिवर्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को आप देखना चाहें तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमने सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट को यहाँ पे सेपरेट कर रखा है। ठीक है, तो इसका कुछ कंसंट्रेशन है C।
अब सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत ज्यादा है और इधर से इधर वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो सॉल्यूशन साइड अप्लाई किया जा रहा है जिससे यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल का नेट मूवमेंट रुक जाए, ऑस्मोसिस का प्रेशर रुक जाए, उतना ही उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की बढ़ाते जाएं, अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो उतना ही ज्यादा हो रहा होगा या उतने ही फोर्स से यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड मूव कर रहे होंगे। कि अगर यहाँ पे सपोज 0.1 मोलर सॉल्यूशन है या फिर हमने 0.5 मोलर ले लिया या फिर 1 मोलर ले लिया या फिर 2 मोलर ले लिया, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉल्यूशन का होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पर हो रहा होगा। तो उतना ही ज्यादा आपको एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन साइड जो प्रेशर लगाया जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट के पार्टिकल उतने ही फोर्स से यहाँ पे किस तरफ मूव कर रहे होंगे? सॉल्यूशन साइड मूव कर रहे होंगे। तो हम क्या बोले यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा वो कहां पर ज्यादा लगाना पड़ेगा? जहां पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इसके अलावा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है इन केल्विन। तो पाई दोनों को मिला के कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शन साइन को हटा दें तो आ जाता है कांस्टेंट CRT। यहाँ पे जहां पर भी कोई भी सॉल्यूट आ रहा हो, चाहे एसोसिएट हो रहा हो या डिसोसिएट हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्या एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज में लेते हैं। तो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पाई क्या हो जाएगा? ICRT के बराबर। आई क्या होगा यहाँ पर? वाटर फैक्टर, सी क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या होगा? टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। तो ये एक तरीके से वैसा ही है जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिया था। तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? nRT अपॉन V के बराबर। n अपॉन V क्या होता है? कंसंट्रेशन। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन। तो पाई इक्वल टू ICRT। इससे हम क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन की, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है। इनके ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 एंड पाई 2 है। अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का नेट फ्लो नहीं होता है, सॉल्वेंट का नेट फ्लो, राइट। तो अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि अगर यहाँ पे हम दो सॉल्यूशन की बात करें, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर सपोज यहाँ पे पाई 1 का वैल्यू पाई 2 से ज्यादा है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो क्या होगा? हाइपोटोनिक, और जिसका कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये एक सिंपल डेफिनेशन से जो अक्सर पूछ ली जाती है, फिर भी यहाँ पे जब ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि दोनों में अगर दो सॉल्यूशन है तो किनका ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होगा, तो पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू ICRT। चलिए बच्चों, अभी तक जो भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है ऑस्मोटिक प्रेशर का, अब उसके बारे में हम कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको इफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, कंसंट्रेशन C1 एंड वॉल्यूम V1 इज मिक्स्ड विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, concentration C2 and volume V2, then calculate osmotic pressure of
फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या किया है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है उनको आपस में मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, कंसंट्रेशन C1, वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पर दूसरा सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, कंसंट्रेशन C2, वॉल्यूम V2 है। इन दोनों को मिक्स करके फाइनल सॉल्यूशन बना रहे हैं। इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश करें खुद से सॉल्व करें और आंसर चेक कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो अगर हम मिक्सचर के ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ICRT। ऐसे ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं। तो क्या यहाँ पे कहीं आपको कंसंट्रेशन टेम्परेचर वेरिएशन बोला है क्या, नहीं बोला। तो यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग हमें पता है कंसंट्रेशन में वेरिएशन पॉसिबल है, राइट। तो पाई ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ICRT। अब यहाँ पे C के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, तो आप दोनों कंपोनेंट के लिए I के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो दोनों कंपोनेंट के लिए I को आप क्या कंसीडर करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। अब क्या आफ्टर मिक्सिंग आप कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर आप कैसे निकालते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो M1 क्या है यहाँ पर, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो मिक्सचर कंसंट्रेशन आपको मिल गया, राइट। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो मिक्सचर की कंसंट्रेशन की जगह सो पाई ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू RT, ठीक है। सो पाई ऑफ मिक्सचर क्या होगा यहाँ पर, C1 V1 RT प्लस C2 V2 RT अपॉन V1 प्लस V2। अगर बॉन्ड ऑफ फैक्टर दोनों का डिफरेंट होता, सपोज 1 नहीं होता, तो जहां पे C1 है वहां पे I1 से मल्टीप्लाई करते, जहां पे C2 है वहां पर I2 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल जाता, I1 C1 V1 प्लस I2 C2 V2 RT से मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन V1 प्लस V2। अब अगर हम बात करें कि इनिशियल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहा होगा, I1 C1 RT रहा होगा, और सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहा होगा, I2 C2 RT रहा होगा। तो I1 C1 RT की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, पाई ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, I1 C1 RT की जगह आप क्या पाई 1 पुट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, पाई 1 C1 प्लस पाई 2 C2 अपॉन V1 प्लस पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आपको मिक्सचर का मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। ये कंडीशन हम कब बात करें, जब टेम्परेचर सिमिलर हो। तो अगर टेम्परेचर सिमिलर है और दो डिफरेंट सॉल्यूशन को डिफरेंट वॉल्यूम को आपको यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा वो आप इससे भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। तो आपको एक्वस यूरिया सॉल्यूशन गिवन है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पाई क्या होगा, ICRT के बराबर। तो यूरिया का I क्या होगा, वाटर फैक्टर 1, बिकॉज ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट होता है। कंसंट्रेशन आपको गिवन है कितना, 0.1 मोलर, एंड T गिवन आपको कितना, 300 केल्विन। तो प्रेशर आपको एटीएम में अगर कैलकुलेट करना है तो R का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0.0821। सो पाई विल बी इक्वल टू ICR, R को आप ले लेते हैं 0.0821, और फॉर इजी कैलकुलेशन 1/12। सो 1/12 इंटू 300। सो कैंसिल आउट करेंगे, 0.1 इंटू 312 से 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई मिल जाएगा आपको 2.5 ATM के इक्वल, राइट। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको कंसीडर सेटअप ऑफ 2 यूरिया सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C1 एंड C2। आपको लगा C2 का कंसंट्रेशन C1 के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। बोथ एट टेंपरेचर T1 सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल प्रेशर P1 and P2 respectively are applied on the two solution. For what value of P1 and P2 osmosis does not occur through the सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। R बोला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप कितना प्रेशर लगाएं कि यहाँ पे ऑस्मोसिस ना हो। आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन गिवन है। तो उसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस में यहाँ पर क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे सपोज वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे यूरिया सॉल्यूशन को हमने सेपरेट कर रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू,
ठीक है। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लीजिए सपोज 3 atm है, तो यहाँ पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल इस सॉल्यूशन में आने के लिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कितने एटीएम का प्रेशर लगा रहे होंगे, 3 एटीएम का। यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल इस यूरिया सॉल्यूशन में आने के लिए इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर 3 एटीएम का प्रेशर लगा रहे होंगे। अब अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल को इस यूरिया सॉल्यूशन में आने से रोकना है तो मुझे इस यूरिया सॉल्यूशन साइड कितने एटीएम का प्रेशर लगाना पड़ेगा, 3 एटीएम का प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो एक्सटर्नल प्रेशर जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन साइड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ पर यूरिया सॉल्यूशन की तरफ ना हो, नेट फ्लो ना हो। ठीक है, हम यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं वो कब बोल रहे हैं, जब नेट फ्लो को हमें रोकना हो। यहाँ पे इधर से इधर रोकना है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल बोथ साइड मूव करते हैं, बट नेट मूवमेंट कहाँ होगा, जहां पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब यही हम यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन सपोज 0.1 मोलर एंड कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, दोनों का टेम्परेचर सिमिलर है। सपोज इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, यहाँ पर सपोज मान लेते हैं 2 atm है और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज 4 atm है। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर जो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन साइड अप्लाई करना पड़ता है ताकि आप सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोक सकें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर टेम्परेचर सिमिलर है तो पाई क्या होता है, ICRT के बराबर होता है। तो जिसका यहाँ पे टेम्परेचर सिमिलर, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अगर हम सॉल्वेंट के नेट फ्लो की बात करें तो सॉल्वेंट का नेट फ्लो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। फिर भी यहाँ पे सॉल्वेंट बोथ साइड मूव करता है। ठीक है, सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को अगर आप SPM से सेपरेट करते हैं तो सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ पे बोथ साइड होता है, बट नेट फ्लो क्या होगा, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब यहां पर इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है। यहां से समझिएगा कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, 3 atm। इसका मींस यहां से वाटर मॉलिक्यूल वाटर से यूरिया की तरफ आने के लिए 3 atm का प्रेशर अप्लाई कर रहे थे। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm है। इसका मीन यहां पर इधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल 0.1 मोलर की तरफ आने के लिए कितने atm का प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, 2 atm का प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर मुझे इधर से सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना है तो इधर कितने atm का प्रेशर लगाना पड़ेगा, 2 atm का प्रेशर। तो यही क्या होगा, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, अब इधर से सॉल्वेंट इधर मूव करने के लिए कितने atm का प्रेशर लगा रहे होंगे, 4 atm का प्रेशर, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर ये 4 atm का प्रेशर लगा रहे हैं, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm है, इसका मींस इधर से वाटर मॉलिक्यूल इधर आने के लिए 4 atm का प्रेशर लगा रहे होंगे। अभी हम यहाँ पे नेट फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल 0.1 मोलर से 0.2 की तरफ आने के लिए कितने atm का प्रेशर लगा रहे होंगे, 4 atm का प्रेशर। तो मुझे यहाँ पे इस सॉल्यूशन साइड 4 atm का प्रेशर लगाऊंगा तो ही तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक, यहाँ पे इस सॉल्वेंट का इधर से इधर मूवमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के लिए मुझे यहाँ पे 4 atm का प्रेशर लगाना पड़ा, इस सॉल्यूशन के लिए मुझे इधर 2 atm का प्रेशर लगाना पड़ा। तो अब यहाँ पे ये 2 atm लगाया तो इसका फ्लो इधर रुक गया और इधर मैंने यहाँ पे 4 atm का फ्लो प्रेशर लगाया तो इसका फ्लो रुक गया। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर मैं पाई 1 2 atm पुट करता हूँ, पाई 2 4 atm लगाता हूँ तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों तरफ प्रेशर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 atm का डिफरेंस होना चाहिए। अब जब तक प्रेशर का डिफरेंस 2 atm रहेगा यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो नहीं होगा। यानी इधर का प्रेशर कम होना चाहिए, इधर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 atm होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि हम यहाँ पर पाई 1 को सपोज 4 atm कर दें और पाई 2 को सपोज 6 atm कर दें, तो भी दोनों के बीच में डिफरेंस 2 atm का है ना। तो प्रेशर का डिफरेंस जब तक दोनों में सिमिलर रहेगा और पाई 1 का वैल्यू पाई 2 से जब तक 2 atm से छोटा रहेगा तब तक सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ पर होने वाला नहीं है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पाई 1 को मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं और पाई 2 क्या कर दूं, 2 atm कर दूं, तो भी यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्या है, 2 atm है और यहाँ पे पाई 1 का वैल्यू पाई 2 से छोटा ही है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का फ्लो क्या होगा, नहीं होगा। तो यही हम यहाँ पे जो आपको कंडीशन गिवन है उसके लिए बात करेंगे कि यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन C1 है और यहाँ पे उस पर P1 एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, दूसरे का कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, उस पर आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं, P2 लगा रहे हैं।
राइट। तो यहां पर अगर P1 का वैल्यू C1RT है और P2 का वैल्यू C2RT है, तो यहाँ पे P1 क्या होगा कि इधर से सॉल्वेंट पार्ट, यहाँ पे C2 का कंसंट्रेशन क्या है, C1 से ज्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होंगे, इधर से इधर, ये सेम कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर कंडीशन है, ये सिमिलर कंडीशन है। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव करने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, वही क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर यहाँ पे P1 का वैल्यू C1RT के बराबर है और यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव करने के लिए कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, तो उसको रोकने के लिए मेरे को यहाँ पे P2 प्रेशर लगाना पड़ेगा, और P2 का वैल्यू अगर C2RT है तो यहाँ ऑस्मोसिस नहीं होगा। या फिर दोनों में प्रेशर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो P1 का वैल्यू C1RT है और P2 का वैल्यू C2RT है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। सेकेंड, यहाँ पर P1 अगर मैं 0 कर देता हूं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे बड़ा कौन है, C2 बड़ा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए, C2RT माइनस C1RT। तो अगर मैंने इसको 0 कर दिया, मींस इसमें से C1RT माइनस कर दिया, तो यहाँ पे P2 में से भी कितना माइनस करूंगा, C1RT माइनस कर दूंगा, तो सॉल्वेंट का फ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे बोला है P1 is C2RT, वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, और P2 को C1RT बोला है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ बोला है कि यहाँ पे P1 को आपने क्या कर दिया, 2C1RT, यानी इसमें C1RT का एडिशन कर दिया, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, C1RT का एडिशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, C1RT प्लस C2RT। क्लियर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो प्यारे बच्चों, होपफुली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं या जो भी लॉजिक हमने पढ़े हैं उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।